नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के संस्कृत के अध्याय में अशुद्धि संशोधन के विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं। अपने प्रश्न पत्र में वैसे तो एक प्रश्न अशुद्धि संशोधन को लेकर के आता है, किंतु जहाँ पर भी हमको संस्कृत लिखना होता है, संस्कृत का एक वाक्य भी यदि कहीं पर भी लिखना है तो वहाँ पर अशुद्धियों की ओर ध्यान देना हमारा आवश्यक है। तो इस दृष्टि से अशुद्धि संशोधन का यह प्रकरण भी हमको देखना और संस्कृत को शुद्ध लिखने के लिए भी हमको प्रयत्न करना। इस दृष्टि से यह एक भाग अशुद्धि संशोधन का आपके सामने है। यद्यपि हमने नोट्स के माध्यम से इसके बारे में अध्ययन किया है, उसको यहाँ समझाने का भी प्रयत्न कर रहा हूँ। हमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए संस्कृत वाक्य लिखते समय। सामान्य तौर पर जो संस्कृत लिखने में अशुद्धियाँ होती है, उसमें पहली अशुद्धि होती है कर्ता और क्रिया से संबंधित। वाक्य के अंदर कर्ता के अनुसार क्रिया लगी हुई नहीं होती है और वहाँ पर कई बार विद्यार्थी कर्ता के अंदर परिवर्तन कर लेते हैं। तो पहला ध्यान हमको यह रखना है कि क्रिया कर्ता के अनुसार लगेगी, न कि कर्ता क्रिया के अनुसार। तो कर्ता में बदलाव नहीं करना है, क्रिया के अंदर बदलाव होगा। जैसे त्वं विद्यालयं गच्छति। अब यह वाक्य दिया हुआ है, इसमें त्वं मध्यम पुरुष का कर्ता है और क्रिया प्रथम पुरुष की लगी हुई है गच्छति। तो यहाँ पर कर्ता नहीं बदलेगा, अपने को क्या बदलना है, क्रिया बदलनी है। तो त्वं विद्यालयं गच्छसि, कर्ता मध्यम पुरुष का है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष की लगेगी। यह हमको पहली चीज ध्यान रखना है। दूसरा बिंदु हमको जो ध्यान रखना वह है सामान्यतः लकार या काल नहीं बदलना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है, अगर कोई कालवाची शब्द दिया हुआ है तो ही काल में लकार में परिवर्तन होगा, अन्यथा सामान्यतः हमको जो है वह काल में बदलाव नहीं करना चाहिए। जैसे बालकः क्रीडांगणे धावतः, तो धावतः वर्तमान काल की क्रिया है, तो इसके अंदर अधावन अधावत ऐसे नहीं करना। बालकः क्रीडांगणे धावन्ति, सीधा है वचन के अनुसार क्रिया का बदलाव हुआ है। यह द्विवचन की क्रिया लगी हुई है, वर्तमान काल है और यह बहुवचन है, इसलिए वर्तमान काल के अंदर ही बहुवचन की क्रिया लगेगी। तो काल में बदलाव नहीं करना। लेकिन यदि कोई कालवाची शब्द दिया हुआ है, जैसे रमेशः यह जयपुरम गच्छति। अब यह का मतलब होता है बीता हुआ कल, तो इसका अर्थ है कि रमेश कल जयपुर गया था। अब ये काल, क्योंकि कल यह शब्द जो आया है वह भूतकाल का वाक्य है, इसलिए वहां पर क्रिया भी भूतकाल की लगेगी। तो कालवाची शब्द यदि दिया हुआ है जो वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल को बताता है, तो फिर क्रिया उसी काल के अनुसार लगेगी। तो इसलिए यहाँ पर हमने परिवर्तन किया, रमेशः यह जयपुरम अगच्छत्, क्योंकि यह बीता हुआ कल है, अतः कल जयपुर गया, अब जा चुका है, इसलिए अपने को क्रिया में बदलाव करके अपन ने किया है अगच्छत्। तो कालवाची शब्द होने पर ही लकार बदलना चाहिए या लकार में परिवर्तन करना चाहिए, अन्यथा सामान्यतः जो है काल में परिवर्तन नहीं होगा। विशेषण सदैव विशेष्य के अनुसार ही लगेंगे। कभी वाक्य बड़ा होता है, उसमें विशेषणवाची शब्द दिया हुआ है, तो जिसका विशेषण दिया हुआ है उसके अनुसार ही विशेषण को बदलना। जैसे गंगा पवित्र नदी है। अब यह पवित्र शब्द विशेषणवाची है और किसके लिए प्रयुक्त हुआ, गंगा नदी के लिए। अब नदी शब्द स्त्रीलिंग है, एक वचन का शब्द है, इसलिए गंगा पवित्रा नदी वर्तते। गंगा पवित्रा नदी, क्योंकि नदी स्त्रीलिंग है इसलिए विशेषणवाची शब्द भी स्त्रीलिंग में बनेगा। नदी एक वचन का शब्द दिया हुआ है, इसलिए विशेषणवाची शब्द पवित्रा भी एक वचन में रहेगा। गंगा पवित्रा नदी वर्तते।
उसी प्रकार से हमने कारक प्रकरण पढ़ा है। कारक प्रकरण के अंदर प्रथमा विभक्ति से लगा करके सप्तमी विभक्ति तक किन किन का विशेष प्रयोग होता है, उपपद विभक्तियों के रूप में हमने उनका अध्ययन किया है। उन नियमों का पालन भी करना। उदाहरण के लिए केवल यहाँ पर एक वाक्य हम दिखा रहे हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। भक्तः मंदिरे गच्छति, ये वाक्य दिया हुआ, इसमें अशुद्धि निकालनी है। तो हमने पढ़ा था कि गम धातु अर्थात जिन वाक्यों में क्रिया ऐसी हो जिसमें कोई गति हो रही हो, तो गति अर्थ वाली धातुओं के योग में द्वितीय जहां पर जाते हैं उस क्रिया का जो लक्ष्य होता है उसके अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए यहां पर मंदिर जा रहा है, भक्त मंदिर जाता है, तो मंदिर जाने की क्रिया का लक्ष्य है, इसलिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा और भक्तः मंदिरम गच्छति। उसी प्रकार से सह रामेण सह गच्छति, तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, तो वहां पर कोई विभक्ति बदल के दी हुई है, तो हमको वहां पर कोई भी कारक प्रकरण का यदि कहीं पर भी नियम लगता है तो हमको जो है उन नियमों का पालन करते हुए करना। यहाँ पर कई बार एक वाक्य में ऐसा नहीं है कि केवल एक ही अशुद्धि दी होगी, दो अशुद्धि हो सकती है, तीन अशुद्धि हो सकती है, तो वो भी ध्यान रखना। इसके अलावा कहीं प्रश्नवाचक वाक्य आ गया तो उसमें पूरा वाक्य सही दिया हुआ होता है, लेकिन पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर खड़ी पाई या पूर्ण विराम दिया हुआ होगा, तो वहां पर केवल इतनी सी अशुद्धि होती है कि हमको जो है केवल वो चिन्ह परिवर्तन करना होता है, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। तो छोटी से छोटी चीजों को बहुत बारीकी से हमको देखना, ये अशुद्धि प्रकरण का 3-4 छोटे छोटे नियम है, उसका हमको ध्यान रखना चाहिए। और ये अशुद्धि संशोधन वाला प्रकरण है, वह अभ्यास से ही हमारे क्लियर होगा। हमें अधिकतम वाक्यों का अभ्यास करना चाहिए और कक्षा के अंदर जाकर के आचार्य जी से पूछ सकते हैं कि मैंने ये वाक्य शुद्ध किए हैं, इसके अंदर कोई त्रुटि हो तो बताइए। ये श्याम पट पर जो नियम और वाक्य दिए हुए हैं उसको एक बार हम सभी ध्यान से देख लें, और पहले जो हमने पत्रक भेजे हैं, पीडीएफ फाइल हमारे पास में आई है, उसको भी देखते हुए अभ्यास करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। एक बार ये वाक्य और नियम एक बार ध्यान से देखेंगे।